का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 विज्ञान पाठ 14 जल। तो इसमें सबसे पहले देखो हम कितने जल का उपयोग करते हैं। प्रतिदिन हम सुबह से लेकर शाम तक पानी का या जल का उपयोग करते हैं। तो उससे संबंधित ये एक टेबल है। तो सभी बच्चों ने ये टेबल बनाना है और सोचना है कि हम जैसे पीने में पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं, ब्रश करने में कितना पानी यूज करते हैं, नहाने में, बर्तन साफ़ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, और इन सब को लिख के और टोटल यहाँ करना है आपने। तो देखना है कि एक दिन में आपके परिवार द्वारा कितना जल उपयोग किया जाता है। फिर उसमें हम जितने भी परिवार के सदस्य हैं, इस कुल जल को उन सदस्यों की संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो एक परिवार के सदस्य ने एक दिन में कितने जल का उपयोग किया ये हम पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास कि हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं तो हमें पता है कि हम जल जो है नदियों, झरनों, तालाबों से और प्राप्त करते हैं, कुओं से, हैंडपंप से भी जल हमें मिलता है। और कुछ बच्चे तो ये भी कह सकते हैं कि हम जल टूंटियों से प्राप्त करते हैं। लेकिन टूंटियों में भी जल कहाँ से आता है तो टूंटियों में भी जल जो है किसी झील से, नदी से, कुएं से या ट्यूबवेल लगे होते हैं जो ज़मीन के नीचे पानी होता है, भूमिगत जल, वहाँ से पानी वो आता है टोंटियों में। तो इस प्रकार जल हमें नदी से, झील से, कुएं से मिलता है। तो प्रत्येक घर में अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सबके जल के एक ही स्रोत होते हैं, तालाब, झील, नदी और कुएं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जल के स्रोत नाम लिखें तो जल के स्रोत के नाम हैं तालाब, झील, नदी और कुएं, या हैंडपंप भी लिख सकते हो आप, या ट्यूबवेल भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद है जो तालाब, नदियों, झीलों और कुओं में पानी कहाँ से आता है। तो ये आपने स्वयं सोचना है कि ये पानी कहाँ से आता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम आगे, जो हमारी पृथ्वी है इसका 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। आपके पास प्रश्न आता है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, तो आपने लिखना है 2/3 भाग। तो जल का अधिकांश भाग जो है समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों का जल जो है लवण युक्त होता है, लवण उसमें घुले होते हैं, जिससे पानी जो है वो खारा होता है। तो लवण या नमक उसमें समुद्र या महासागर के पानी में घुला होता है, जो ना तो पीने योग्य होता है और ना ही अन्य कार्यों में उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो जैसे ये कविता है कि अगर कोई समुद्र में घूम रहा है, समुद्री जहाज़ पे यात्रा कर रहा है और वो कहता है कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो वो कहता है कि मैं महासागर में घूम रहा हूँ जहाज़ में, लेकिन पीने योग्य मेरे पास एक भी बूंद पानी की नहीं है। तो क्या महासागरों का पानी भी हमारे किसी काम आ सकता है? तो हाँ, महासागरों का पानी भी
हमारे काम आता है। वो कैसे आता है वो हम आगे देखेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जल चक्र समझना पड़ेगा। जल चक्र, तो जल चक्र से भी पहले हमें वाष्पीकरण या जल वाष्प के बारे में देखेंगे। तो जब भी हम कपड़े धोते हैं तो कपड़ों को सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, धूप में डाल देते हैं और कपड़ों का पानी जो है खुद ब खुद उड़ जाता है वाष्प बनके। तो ये जल कहाँ जाता है, ये सूर्य की धूप की गर्मी के कारण ये जल वाष्प में बदल जाता है। उसी प्रकार हम घर में पोछा लगाते हैं तो वो भी कुछ देर में सूख जाता है, तो ये भी कहाँ पे जाता है, जल वाष्प बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो पानी है वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। वैसे ही सड़कों, छतों या ज़मीन के अन्य जगहों पर जल जो है जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है जब उसके ऊपर सूर्य की धूप पड़ती है। तो जलवाष्प जो है इसी वाष्पीकरण के कारण ही, वाष्पन के कारण ही नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। यानी समुद्र से हम नमक भी वाष्पीकरण के कारण ही प्राप्त करते हैं। तो अब इसी वाष्पीकरण के कारण जो है समुद्र का पानी वाष्प बन के हवा में उड़ता रहता है। फिर उसके बाद है, जैसे लिखा है, दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों से भरे जल पे पड़ती हैं और जहाँ भी पानी होता है उसके कारण जल जो है निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है और जल में घुले लवण धरती पे ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद है, जो जलवाष्प की क्रिया होती है वो क्या होती है कि ये खुले पृष्ठ, यानी जितना ज़्यादा खुला पृष्ठ होगा वाष्पन की क्रिया उतनी अधिक होती है और जितनी ज़्यादा तेज वायु होगी उतना ज़्यादा जल वाष्प उतनी जल्दी बनेंगे। तो वाष्पन की एक धीमी प्रक्रिया है। तो जैसे अगर जल बाल्टी में भरा रखा है तो वो काफ़ी दिनों में ख़त्म होएगा, जल वाष्प बनेगा। लेकिन अगर उसी बाल्टी को हम फर्श पे फैला देते हैं तो वो ही पूरा का पूरा पानी एक दिन में ही या कुछ घंटों में ही सूख जाता है, यानी जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो जितना ज़्यादा क्षेत्र में पानी होगा जलवाष्प उतना ज़्यादा होगा और जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी जलवाष्प उतनी ज़्यादा बनेंगे। और जितनी ज़्यादा अधिक तापमान होगा या गर्मी होगी उतने अधिक जलवाष्प बनते हैं, उतने तेज़ी से बनते हैं। तो वाष्पीकरण की क्रिया जो है एक तो खुले पृष्ठों पर, एक जो हवा की गति पर और एक तापमान पर निर्भर करती है। फिर है, पौधों के द्वारा भी जल की हानि होती है। तो पौधों में जो भी पानी देते हैं हम, तो कुछ पानी वो भोजन बनाने में उपयोग कर लेते हैं और कुछ जो भी पानी शेष बच जाता है उसे पौधे जलवाष्प या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा छोड़ देते हैं वायु में। तो पौधे जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार वायु में जल वाष्पन संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है और यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। यानी जो भी पानी गर्मी के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण जलवाष्प में बदलता है फिर वो ऊपर जाके ठंडा हो जाता है और वो संघनित हो जाता है और संघनन के कारण
फिर उसको वह जल के रूप में या वर्षा के रूप में धरती पे वापस आ जाता है। तो अब देखते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। तो बादल बनने की प्रक्रिया है, जैसे हम एक गिलास लेते हैं, उसमें बर्फ़ डाल देते हैं और गिलास के बाहर जो है पानी की बूंदें आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि बर्फ़ ठंडी होती है और गिलास के बाहर आसपास जो है वायु होती है और उसमें जलवाष्प होते हैं। तो जब वो जलवाष्प ठंडे गिलास की सतह के पास लगते हैं तो वो पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः लाने में संघनन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर जाते हैं ताप कम होता है, तो जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती है और पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिकाएं कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। ये ही छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। और इसी प्रकार बनी बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े अमाप की जल की बूंद बन जाती है और जो वर्षा के रूप में धरती पर गिरती रहती है। तो इस प्रकार बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे जैसे गर्म वायु ऊपर जाती है वो हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर जाती है और ठंडी होती जाती है और वो छोटी छोटी जल कणिकाओं के रूप में बदल जाती हैं और वो फिर आपस में मिलके बादलों का निर्माण करती हैं और फिर वही जल कणिकाएं आपस में मिलके जल की बूंदों के रूप में वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं, तो जिसे हम वर्षा कहते हैं। और कई बार ये वर्षा की बूंदें जो हैं इन ओले के रूप में भी या हिम के बर्फ़ के रूप में भी धरती पर आती हैं। और इस प्रकार जब भी बारिश होती है तो वो बारिश जो है महासागरों में भी गिर पड़ती है, पहाड़ों पे, नदियों में, तालाबों में, सभी जगह मिल पड़ती है और इस प्रकार से वो पानी जो है दोबारा से धरती पे नीचे आ जाता है, नदियों में, सागरों, महासागरों, तालाबों में आ जाता है। फिर उसके बाद है हमारे पास भौम जल। तो भौम जल क्या होता है? भूमि के नीचे जो पानी होता है, कुओं का भरण भौम जल से होता है, झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल होता है। यानी धरती के नीचे जो जल होता है, जो हैंडपंप के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, उसे हम भौम जल कहते हैं और भौम जल ही हम पीने के उपयोग में लाते हैं। तो उसके बाद है जो भौम जल है, अब ये जल चक्र है, जैसो ये जल चक्र है। तो जल चक्र में क्या होता है? सूर्य के धूप के कारण ये महासागरों से, नदियों से जो पानी है वाष्प बन के ऊपर जाता है और ऊपर जाके ये ठंडा हो जाता है और जल वाष्प जब ऊपर जाके ठंडे होंगे तो वो बादलों के रूप में बन जाते हैं और यही बादल जो हैं ये जल कणिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं संघनित होके। और जब ये आपस में जल कणिकाएं आपस में मिलती हैं संघनन के कारण फिर ये बादल यानी वर्षा की बूंदों के रूप में बदल जाती हैं ये, और ये फिर बारिश के रूप में नीचे आती है। तो इस प्रकार से जल जो है एक चक्कर में घूमता रहता है जिसे हम जल चक्कर कहते हैं। तो फिर उसके बाद है यदि किसी स्थान पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, वहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु के को नुकसान हो सकता है
और अगर कहीं पे बहुत लंबे समय तक काफ़ी लंबे समय तक वर्षा ना हो तो वहाँ अकाल पड़ जाता है। और पानी को हम कैसे बचा सकते हैं? पानी को बचाने के हमारे पास उपाय हैं कि जहाँ भी पानी जो भी हमारे पास पानी होता है उसका हम विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। यानी कम से कम पानी का उपयोग करें ताकि हम पानी को बचा सकें और ज़्यादा लंबे समय तक उसका प्रयोग कर सकें। तो पानी को बचाने के या संग्रहण के हमारे पास विधियां हैं। वर्षा के जल को हम यानी जहाँ भी गिरे वहीं एकत्रित कर लें, तो ये हमारे पास मुख्य मंत्र है। तो जैसे ये बरसात होती है और घरों पे जब छत पे वर्षा का पानी होता है तो उसको हम पाइप के द्वारा इकट्ठा करके धरती में नीचे हम रिसा सकते हैं, जिससे हमारा भूमिजल स्तर जो है ऊपर होगा और उसका उपयोग हम बाद में कभी भी कर सकते हैं। और दूसरा है सड़क के किनारे जो नालियाँ बनी होती हैं उससे भी वर्षा का जल इकट्ठा करके हम सीधे धरती के नीचे भूमिजल में पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये लेसन पढ़ा और आप इनके जो हैं प्रमुख शब्द हैं इनके आपने उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी है इस लेसन में से। थैंक यू।